स्टैंडर्ड पावर्स हम डिस्कस कर चुके थे, हम प्रेसिडेंशियल पावर्स भी डिस्कस कर चुके थे। अब हम आते हैं आर्टिकल 62 और 63 के ऊपर। आर्टिकल 62 और 63 के ऊपर आते हैं कि इसमें क्या चेंजेस की गई, क्योंकि हम अमेंडमेंट में जो चीजें हैं, जो चीज चेंज नहीं की गई उनको डिस्कस नहीं कर रहे। जिन चीजों को चेंज किया गया अमेंडमेंट है, तो हम उन चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। आर्टिकल 62 63 अहलियत से रिलेटेड है कि कौन बंदा पार्लियामेंट का हिस्सा बन सकता है, कौन बंदा इलेक्शन लड़के आ सकता है। जैसे अगर आपको आइडिया हो तो जो नवाज शरीफ साहब या जहांगीर तरीन को जो नाअहल किया गया है, वो भी आर्टिकल 62 एफ के तहत किया गया है कि आर्टिकल 62 है, उसका सब आर्टिकल है एफ, जिसके तहत उन्हें नाअहल किया गया है। तो आर्टिकल जो 62 है और जो 63 है, ये दोनों आर्टिकल जो है ये अहलियत से रिलेटेड है। कौन बंदा इलेक्शन लड़ सकता है, क्या जरूरियात होती है इलेक्शन लड़ने के लिए, तालीम क्या होगी, उम्र क्या होगी, ये सारी चीजें इसमें है। तो लेकिन ये आप ध्यान में रखें, ये आर्टिकल जो है 62 63, जो इसके कंट्रोवर्शियल जो पॉइंट्स हैं वो ऐड किए गए थे जियाउल हक के दौर में, एक डिक्टेटर के दौर में। जैसे जो सादिक अमीन वाला पॉइंट है, वो भी जियाउल हक के दौर में ऐड किया गया था। बड़ी अजीब सी बात लगती है कि सादिक अमीन का जो कॉन्सेप्ट है वो एक रिलीजियस कॉन्सेप्ट है, उसको सियासत में लाना बड़ी ही अजीब सी बात लगती है। और उसका मकसद यही था कि वो एक्सप्लॉइट किया जा सके, ब्लैकमेल किया जा सके सियासतदानों को। जो हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी, वो आर्टिकल ऐड करने का उनका मकसद ये था कि हमारे सियासतदानों को ब्लैकमेल किया जा सके, झूठे मुकदमों में उनको सजा दे दी जाए, फिर ताकि उनको ब्लैकमेल किया जाए कि वो ना अहल है, इलेक्शन ना लड़ सके। तो जैसे पहले उन्होंने ये चीज स्टार्ट की, जियाउल हक ने ये आर्टिकल 62 63 ऐड करवाया। फिर मुशर्रफ ने डिग्री वाला करवाया कि डिग्री लाजमी होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की। तो इस तरह की चीजें ये ऐड करते रहते हैं ताकि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जो बड़े सियासतदान हैं उनको नुकसान पहुंचाया जा सके। अब कुछ चीजें हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो उसको बेहतरी की तरफ ले जाते हैं, तब्दीली ले आते हैं। कुछ चीजें वो नहीं कर पाते, उसमें बेहतरी नहीं ला पाते। अब यहाँ पे था कि कोई भी अगर कन्विक्ट हुआ है तो कंप्लीटली इस आर्टिकल को चेंज नहीं किया हमारी पार्लियामेंट ने 18th अमेंडमेंट के अंदर। इसमें सिर्फ ये चेंज किया कि अगर कोई कन्विक्ट है तो होता ही है कि पूरी दुनिया में के उसके एक खास मुद्दत होती है उसकी सजा की, कि वो इस खास मुद्दत तक इलेक्शन नहीं लड़ सकता, उसके बाद वो चाहे तो वो इलेक्शन लड़ सकता है। तो पाकिस्तान में था कि अगर किसी का मॉरल टर्पिट्यूड से मुराद है कि कोई ऐसे क्राइम में कन्विक्ट है जिसका ताल्लुक मोरालिटी से है, या किसी ने झूठी गवाही दी हुई है पार्लियामेंट अदालत के अंदर, ये भी एक क्राइम होता है अदालत के अंदर झूठी गवाही देना। तो पहले उसके खिलाफ थी कि उसकी लाइफ सेंटेंस थी, वो पूरी उम्र के लिए नाअहल हो जाता था। लेकिन इसमें फिर चेंज किया पार्लियामेंट ने और इसको सिर्फ 5 सालों के लिए कर दिया कि 5 साल के लिए वो नाअहल होगा, उससे ज्यादा उसके बाद वो इलेक्शन लड़ सकता है। फिर से यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए चेंज किया गया कि जो लोग सरकारी मुलाजिम है वो रिटायरमेंट के फौरन बाद इलेक्शन नहीं लड़ सकते। उनको 2 साल का अरसा है जिसमें उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। 2 साल के अरसे के बाद वो अहल होंगे कि वो इलेक्शन लड़ सके। तो ये पॉइंट्स से जो नए एक्स्ट्रा पॉइंट्स इसमें ऐड किए गए या इसमें चेंजेस लाई गई। फिर डिफेक्शन से रिलेटेड चेंजेस लाई गई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। डिफेक्शन से रिलेटेड क्या चेंज लाया गया? डिफेक्शन से मुराद ये है कि
आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनकी लीडरशिप को बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया गया। डिफेक्शन होता क्या है कि जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि पार्लियामेंट के अंदर जब आपने वोट लेना हो तो आप क्या करते हो, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग हैं उन्हें खरीद लेते हो, उनको धमकियां दे के या पैसा दे के आप उनसे वोट ले लेते हो, जिसे हॉर्स ट्रेडिंग का नाम दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टी की जो लीडरशिप है, जो सेंट्रल लीडरशिप है, वो बहुत कमजोर हो जाती है कि जो भी बंदा, फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल लेता हूँ कि इस वक्त कोई बंदा है वो पीएमएलएन की टिकट के ऊपर वो इलेक्शन लड़के पार्लियामेंट में पहुंचा है, नेशनल असेंबली का हिस्सा है, लेकिन नेशनल असेंबली के अंदर जाके वो क्या कर सकता है, वो जी अपनी मर्जी से जिसको चाहे मर्जी वोट दे। तहरीक इंसाफ उसे कोई बात कहे तो तहरीक इंसाफ को वोट दे दे। तो ये क्या, इससे क्या है कि इससे बड़ी आसानी हो जाती है जो हुकूमती पार्टीज होती हैं, उन्हें अपनी अपोजिशन के जो मेंबर्स होते हैं उनको अपने साथ मिलाना। तो इस चीज को रोकने के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, उनकी लीडरशिप को स्ट्रेंथन करने के लिए आर्टिकल इंट्रोड्यूस कराया गया, जिससे मुराद ये थी कि किसी भी हेड ऑफ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो हेड है, प्रेसिडेंट है, वो अपने किसी भी मेंबर के खिलाफ, इलेक्टेड मेंबर के खिलाफ एक रेफरेंस भेज सकता है कि इसको नाअहल कर दिया जाए, इसको रिमूव कर दिया जाए इसकी पोस्ट से, इसकी मेंबरशिप से। स्पीकर को भेज सकता है, रेफरेंस भेज सकता है, और स्पीकर भी उसकी रेफरेंस को जो है रोक नहीं सकता। इससे मुराद सिर्फ यही थी कि पॉलिटिकल पार्टीज की जो लीडरशिप है, जो उनकी सेंट्रल लीडरशिप है, उसको स्ट्रेंथन किया जाए। माजी में ये हॉर्स ट्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट था या हॉर्स ट्रेडिंग का जो इशू था, ये हमारी पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा था, अभी भी है। इसकी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान में पिछले साल सेनेट के इलेक्शंस हुए अप्रैल में, सेनेट चेयरमैन के इलेक्शंस के जो सेनेट के मेंबरान थे उन्होंने सेनेट चेयरमैन के खिलाफ नॉन नो कॉन्फिडेंस का वोट जमा करवाया कि हम इसके खिलाफ, अगर मेजोरिटी वो मेजोरिटी पिटीशन दायर कर दे कि उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस का, तो फिर इलेक्शन होता है। तो अब अपोजिशन के मेंबर ज्यादा थे, हुकूमती मेंबरान कम थे सेनेट के अंदर, लेकिन फिर भी वो जो सेनेट चेयरमैन था वो अपना इलेक्शन जीत गया, हुकूमत का नुमाइंदा जो था वो इलेक्शन जीत गया, क्योंकि वो सीक्रेट बैलेटिंग होती है। सीक्रेट बैलेटिंग में क्या हुआ, जो अपोजिशन के मेंबर थे उन्होंने, कुछ अपोजिशन के 10 के करीब मेंबर जो थे उन्होंने हुकूमत को ही वोट डाल दिया। तो ये इसे हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं। तो कोशिश, इस पॉइंट का, डिफेक्शन का जो पॉइंट था, इसका मकसद ये था कि पॉलिटिकल पार्टीज की जो हॉर्स ट्रेडिंग है उसको रोका जा सके, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा बदला जा सके, थोड़ी शिफाफियत लाई जा सके। अभी भी इसमें मैंने जैसे आपको बताया, सेनेट के इलेक्शन की मिसाल दी, इशू है अभी भी, लेकिन फिर भी किसी हद तक जो सेंट्रल लीडरशिप है वो स्ट्रेंथन हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर इस पॉइंट की वजह से। आगे चलते हैं, थर्ड टर्म फॉर प्राइम मिनिस्टर। ये परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो शहीद को सजा देने के लिए ये टर्म इंट्रोड्यूस कराई थी कि कोई भी शख्स है वो 2 से ज्यादा दफा प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता मुल्क का, 2 से ज्यादा दफा प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, 2 से ज्यादा दफा चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता। ये टर्म इंट्रोड्यूस कराई गई थी अब आइन के अंदर, जबकि 1973 के आइन के अंदर ये टर्म मौजूद नहीं थी। तो 18th अमेंडमेंट में इसी टर्म को खत्म किया गया कि थर्ड टर्म का जो इशू था कि 2 से ज्यादा दफा कोई भी प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता, उसको खत्म किया गया और अलाउ कर दिया गया कि कोई भी शख्स जितनी दफा मर्जी चाहे, क्योंकि इसके पीछे रूल ये है कि जो शख्स एमएनए बन सकता है वो शख्स प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के लिए एमएनए होना लाजमी है। तो जब आप एमएनए पे शर्त नहीं रख सकते, चाहे कोई आदमी जितनी दफा मर्जी एमएनए बन जाए, जब आप किसी शख्स पे एमएनए बनने पे शर्त नहीं रख सकते, तो आप उसके प्राइम मिनिस्टर बनने पे शर्त कैसे रख सकते हैं? तो इस तारीख मैंने आपको बता दी, एक फौजी डिक्टेटर ने ये ऐड कराया था अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को नुकसान पहुंचाने के लिए। इसकी कोई बेस नहीं थी, ओरिजिनली ये 1973 कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं था। तो 18th अमेंडमेंट में ही इसको खत्म कर दिया गया।
अलाउ कर दिया गया 18th अमेंडमेंट में कि जो शख्स सीएम या पीएम है जितनी दफा मर्जी चाहे वो प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बन सकता है। उसके अलावा ये थोड़ा सा एक डिफिकल्ट पॉइंट है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। कैबिनेट की, कैबिनेट से मुराद ये है कि आप 11% जो है वो आपकी टोटल मेंबरशिप जो है वो होनी चाहिए आपकी कैबिनेट की। कैबिनेट में आपको बता चुका कि हुकूमत का जो हिस्सा होता है, प्राइम मिनिस्टर प्लस कैबिनेट हुकूमत बनाती है। जो वज़रा होते हैं, मुशीर होते हैं प्राइम मिनिस्टर के, वो उनको हम कैबिनेट कहते हैं। तो पहले 18th अमेंडमेंट से पहले होता था कि प्राइम मिनिस्टर की अपनी मर्जी होती थी, जितने मर्जी वो कैबिनेट में लोग ऐड कर दे, जितने मर्जी वजीर मशीर जितने मर्जी ऐड कर, उसकी मर्जी होती थी। वो तो होता क्या था कि लोग अपनों को नवाजने के लिए, अपने पॉलिटिकल मेंबरान को, कारकुनों को नवाजने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग कैबिनेट के अंदर ऐड कर देते थे, जो आपके खजाने के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ डाल देते थे। तो यहाँ पे कैबिनेट की फिर शर्त लगा दी गई, एक सीलिंग रख दी गई कि 11% टोटल मेंबरशिप। पहले मैं आपको नेशनल असेंबली का बताता हूँ, फिर मैं आपको प्रोविंशियल असेंबलीज का बताता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या किया गया, क्योंकि कैबिनेट में सेनेट से भी बंदा कैबिनेट का हिस्सा बन सकता है और नेशनल असेंबली से भी बंदा कैबिनेट का हिस्सा बन सकता है। तो जो पार्लियामेंट की टोटल तादाद थी 442, 446, 342 नेशनल असेंबली और 104 सेनेट, इनको टोटल मिला के इनका 11% डिसाइड किया गया कि इनका 11% अगर होगा तो वो 11% हो या 49 हो, जो भी वैल्यू हायर होगी उतने आप कैबिनेट में मेंबर्स ऐड कर सकते हैं। अगर 11% हायर है 446 का, तो आप 11% के हिसाब से कैबिनेट में मेंबर्स को हायर कर सकते हैं। अगर आपके साल के 49 मेंबर्स हैं वो ज्यादा है, तो आप उस हिसाब से हायर कर सकते हैं। सेम प्रोविंसेस के अंदर ये ऐड किया गया कि या तो आप 15 मेंबर्स हो या आपकी 11% सीट्स हो। प्रोविंशियल असेंबलीज का आपको पता है कि पंजाब में टोटल सीट्स की तादाद डिफरेंट है, सिंध में टोटल सीट्स की तादाद डिफरेंट है, बलूचिस्तान में टोटल सीट्स की तादाद डिफरेंट है। तो यहाँ पे हमने क्या रखा है कि या तो 15 मेंबर्स हो, 15 मेंबर्स की तादाद होनी चाहिए, या फिर आपकी 15 मेंबर्स की तादाद हो आपकी, या फिर 15% हो। जो भी वैल्यू इसमें हायर होगी उस हिसाब से आप उनको ऐड कर सकते हो। ये चीज ऐड कर दी गई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आगे चलते हैं जी। अब हम इसमें काफी प्रोविंसेस के बारे में मैंने आपको बताया था कि अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, या 18th अमेंडमेंट जिस वजह से पेश की गई, क्या जो उसकी बैकग्राउंड था उसकी तरफ आते हैं कि 18th अमेंडमेंट का बैकग्राउंड क्या था। उसमें मैंने आपको बता चुका कि 18th अमेंडमेंट की बेस ये थी कि 18th अमेंडमेंट ने प्रोविंसेस और सेंटर के रिलेशनशिप को रीडिफाइन कर दिया। जो पॉइंट्स में हमने अभी तक डिस्कस किए उसमें डिफरेंट पॉइंट्स हैं, लेकिन उसमें कहीं भी हमने प्रोविंस से रिलेटेड रिलेशनशिप को डिस्कस नहीं किया। लेकिन अब जो आगे हम आएंगे, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है स्पेसिफिकली प्रोविंस और सेंटर के रिलेशनशिप से ताल्लुक है। अब क्या किस रिलेशनशिप से ताल्लुक है, इस चीज को ध्यान में रखने के लिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि ये डिसाइड करना किन इदारों को प्रोविंस कंट्रोल करेंगे और किन इदारों को सेंटर कंट्रोल करेगा। हमने बलूचिस्तान का टॉपिक पढ़ा था तफसील के साथ, जैसे उसमें बार बार ये कंसर्न आ रहा था बलूचिस्तान का कि हम अपने रिसोर्सेज को खुद कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसी से रिलेटेड आप क्वेश्चन देख लें कि फॉर एग्जांपल मिनरल्स को कौन कंट्रोल करेगा, सेंटर कंट्रोल करेगा या प्रोविंस